साथियों भी हाल ही में एक नई अपडेट निकल कर आई है। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने का जो कर्मचारियों की तरफ से दावा पेश किया गया, उसी को लेकर चर्चाएं होने वाली हैं। इस महीने ईपीएफओ बोर्ड की एक बड़ी अहम बैठक होने वाली है। इसमें कर्मचारी योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन पर फैसला लिया जा सकता है। लंबे समय से ईपीएस पेंशन में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है। फिलहाल ईपीएफओ ने न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये करना तय कर रखा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, जैसे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, लगातार कमेंट्स करते हैं लोग कि हमारी जो पेंशन है, मिनिमम पेंशन जो मिल पा रही है हमें, वो मात्र किसी को 1,000 है, किसी को 2,000 है, किसी को 3,000 है। तो इतनी ज़्यादा सरकार ने इस समय पर पेंशन रखी हुई है, 1,000, 2,000, 3,000, तो वो कर्मचारी आखिर अपना गुजारा 1,000 की पेंशन में या 2,000 या 4,000, 5,000 की पेंशन में कैसे कर पाएंगे। तो अब जो कर्मचारियों ने अपनी तरफ से आवाज़ उठाई कि हमारी जो कम से कम पेंशन 9,000 होनी चाहिए, उसी को लेकर संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को कोशिश करें कि अंत तक देखें, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ सके कि कर्मचारी की तरफ से जो दावा पेश किया गया, उसको लेकर इस समय की जो मेन अपडेट है वो क्या हो सकती है, या फिर ये जो बैठक होने वाली है वो उस बैठक का मेन मकसद क्या होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब आपने आवाज़ उठाई पुरानी पेंशन योजना के लिए, तो सरकार ने एनपीएस में संशोधन करने के लिए कुछ वादे पेश किए। लेकिन अब जब एनपीएस में चलो सोचते हैं कि एनपीएस में हमारे लिए कुछ अच्छा हो सकता है, तो अब यूपीएस स्कीम ला के दी। तो मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि आप जो है ईपीएस पेंशन योजना के तहत अगर आते हैं, तो या किसी भी पेंशन योजना के तहत आते हैं, तो उसमें जो कंट्रीब्यूट आपका किया जाता है, तो उसको आधार मानकर हम इसकी कैलकुलेशन निकालने की भी कोशिश करेंगे कि आपकी मिनिमम पेंशन क्या होगी, या आप जो पेश करते हैं अपनी तरफ से, जो डॉक्यूमेंट्स पेश किया आपने नौकरी के आधार पर, तो उसमें आपकी पेंशन कितनी कैलकुलेट हो सकती है। मार्च में संसद की स्थायी समिति ने कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन की राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की सिफारिश की। हालांकि ईपीएस पेंशन के पेंशनभोगियों की मांग है कि पेंशन राशि बहुत कम है, इसे बढ़ाकर कम से कम 9,000 रुपये किया जाना चाहिए। कर्मचारी पेंशन योजना बोर्ड के सदस्य और भारतीय मजदूर संघ की मांग है कि पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट से ठीक पहले आखिरी सैलरी के हिसाब से तय होनी चाहिए। ईपीएस पेंशन में फिलहाल पिछले 5 साल की नौकरी का औसत देखा जाता है। हालांकि श्रम मंत्रालय ने ऐसा करने में असमर्थता जताई है। पहले साथियों इसमें थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि ईपीएस पेंशन आखिर है क्या, कैसे काम करता है या किस प्रकार इसमें काम किया जाता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएफओ के तहत प्रोविडेंट फंड पाने वाले सभी सब्सक्राइबर के लिए, सब्सक्राइबरों का मतलब है कर्मचारी, इसमें संगठित क्षेत्र के तहत काम करने वालों लोगों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 वर्ष तक नौकरी करना अनिवार्य है। जब कोई ईपीएफ कर्मचारी यानी कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य बनता है, तो वह ईपीएस पेंशन का भी सदस्य बन जाता है। कर्मचारी अपने वेतन का 12% ईपीएफओ में योगदान देता है और इतना ही राशि नियोक्ता भी देता है, लेकिन नियोक्ताओं के योगदान का एक हिस्सा ईपीएस में जमा हो जाता है। अगर मान लेते हैं ईपीएस पेंशन में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये हो जाती है, तो कैसा होगा। ईपीएस पेंशन खाते में योगदान का वेतन का 8.33% होता है। हालांकि वर्तमान में पेंशन योग्य वेतन को अधिकतम 15,000 रुपये माना जाता है, जो कि वर्तमान में लागू है। इसके चलते अधिकतम पेंशन हिस्सा 1250 प्रति माह के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। इसके न्यूनतम पेंशन 1,000 और अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये दी जा सकती है। इस योजना में विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन की सुविधाएं दी जाती हैं। अगर कर्मचारी की नौकरी के दौरान 58 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाती है, तो कर्मचारी पेंशन योजना में उनकी पत्नी और बच्चों को पेंशन मिलती है। अब साथियों जिक्र करते हैं ईपीएस पेंशन का लाभ व शर्तों के बारे में। ये कर्मचारी ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए। नौकरी का कार्यकाल कम से कम 10 वर्ष संपूर्ण होना चाहिए। नौकरी का कार्यकाल कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए। कर्मचारी की आयु 58 साल पूरी होनी चाहिए। 50 साल की आयु पूरी करने के बाद और 58 साल की आयु से पहले पेंशन लेने का विकल्प चुना जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको कम पेंशन मिलेगी। इसके लिए फॉर्म डी भरना जरूरी होगा। कर्मचारी चाहे तो 58 साल पूरे करने के बाद भी ईपीएस पेंशन में योगदान कर सकते हैं।
58 साल या 60 साल की आयु से पेंशन शुरू कर सकते हैं। अगर पेंशन 60 साल की आयु से शुरू की जाती है तो स्थगित 2 साल के लिए पेंशन में 4% वर्ष की वृद्धि भी हो जाती है। कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो परिवार को पेंशन पाने का हकदार होता है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए 10 साल नौकरी करना क्यों जरूरी है, ये भी समझना जरूरी है। ईपीएस पेंशन का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो ईपीएफओ सब्सक्राइबर हैं। ईपीएफओ के नियम के अनुसार कोई भी कर्मचारी जो ईपीएफओ में योगदान देता है और उसे 10 साल की सेवा पूरी कर ली और उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक है, वह पेंशन पाने का पात्र बन जाता है। अगर सेवा की कुल अवधि 10 साल से कम है तो कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन के लिए जमा की गई राशि को बीच में कभी भी निकाला जा सकता है। चलिए साथियों, चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जिसमें कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस, इन तीनों पेंशन योजनाओं में कर्मचारियों के साथ एक असमंजस बड़ा फंसा हुआ है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से लाख गुना बेहतर हो सकती है एनपीएस। गड़बड़ी आखिर कहाँ हुई? आखिरकार नेशनल पेंशन सिस्टम को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार लाई। वर्ष 2009 में इसे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी खोल दिया गया। इसका मकसद पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की जगह लेना था, जो सरकारी खजाने पर भारी बोझ डाल रही है। हालांकि सरकारी कर्मचारियों ने इसकी शुरू से विरोध किया है, जो अब तक जारी है। वजह है सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर एक नई पेंशन की घोषणा कर डाली, जो केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई नेशनल पेंशन सिस्टम का एक संशोधन है। इस नई स्कीम के इर्द गिर्द एक शब्द भंडार के बादल छाए रहते हैं, तो ये सरकारी कर्मचारियों को रिटायर पेंशन में गारंटी को वापस ला सकती है। सैद्धांतिक स्तर पर ये नई गारंटीकृत पेंशन वैकल्पिक है और कर्मचारी एनपीएस को भी चुन सकते हैं, मगर व्यवहारिक नजरिए से देखें तो सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस का अंत हो चुका है। और ये एक सरल सत्य है। अगर नेशनल पेंशन सिस्टम को 2004 से ही उनकी भावनाओं से लागू किया गया, जिस भावना से इसे डिजाइन किया गया, तो वर्ष 2004 से पहले के सरकारी कर्मचारी जो अभी भी पुरानी पेंशन सिस्टम का हिस्सा हैं, एनपीएस में ट्रांसफर पाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे होते, क्योंकि उन्हें अब तक समझ आ गया होगा कि एनपीएस पुरानी पेंशन सिस्टम की तुलना में आसानी से 300 से 400% ज़्यादा पेंशन देगी। ये जो दावे किए गए वो केवल और केवल सरकार की तरफ से किए गए, लेकिन कर्मचारियों का जो मत था पुरानी पेंशन योजना के ही एक मत रहा है हमेशा से। अब इसके शब्द भंडार और अनावरण के बारे में समझते हैं। अपना अनावरण में एनपीएस शानदार ढंग से काम करती है, अगर सिर्फ तब तक जब तक धन का बड़ा हिस्सा इक्विटी में निवेश किया जाता है। दूसरे शब्दों में, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की भारी बढ़ोतरी को शेयर बाजार के जरिए एनपीएस और फिर पेंशन में डाला जाता है तो पेंशन कहीं कहीं ज़्यादा हो सकती है। 2004 में जब नई सरकार कर्मचारियों को एनपीएस में शामिल कर रही थी, तब सेंसेक्स 5000 अंक के करीब था। आज ये 80,000 के आसपास चल रहा है, मगर पेंशन के मामले में ये सब बर्बाद और बेकार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पेंशन व्यवस्था को आज तक वही पुराने ढंग से सींचा गया है, जो कि कर्मचारियों का अहम है निराशा का कारण बनना। ये जो पेंशन व्यवस्था है वो दो तरीके से बेकार रही। सबसे पहले 2004 से 2009 तक एनपीएस के इक्विटी निवेश वाले हिस्से पर बिल्कुल अमल नहीं किया गया। पैसा सामान्य सरकारी प्रतिपूर्तियों के रेट पर ही पड़ा रहा। फिर उसके बाद अधिकतम इन्वेटी एक्सपोजर को डिफॉल्ट के तौर पर हास्यास्पद रूप से 15% पर रखा गया। इक्विटी को लेकर इस बुनियादी मगर संस्थागत भय से एनपीएस के किसी भी फायदे के मौके का खत्म कर दिया गया। अब मुझे इसमें यकीन है कि अभी भी कुछ सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे कितने भी कम हो, ये जो समझते हैं कि उनके लिए एनपीएस मुनाफे पाने वाला एक सरल विकल्प है, जो उन्हें यूपीएस की तुलना में ज़्यादा पेंशन दिलाएगा। एक बार जब आपका पैसा एनपीएस में लगा दिया जाता तो आप सीधे सीआर वेबसाइट पर अपने खाते तक पहुंच सकते हैं और सबसे ज़्यादा इक्विटी वाला विकल्प चुन सकते हैं। आदर्श रूप से ये कम 50 साल की उम्र तक किया जाना चाहिए और आदर्श तौर पर यह डिफॉल्टर विकल्प का होना चाहिए था। अगर कोई इस बात के बुनियादी कारणों का विश्लेषण करता है कि ये सब क्यों हुआ, तो मौजूदा राजनीति की दशा और सरकारी कर्मचारी की मानसिकता को भी इस दोष में रखा जा सकता है। हालांकि जो हो गया सो हो गया। अब इतिहास के इन वैकल्पिक परिदृश्यों को गढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। जहां तक एनपीएस के गैर सरकारी सदस्यों की बात है, तो अब साफ है कि एनपीएस एक बेहतर रिटायरमेंट सिस्टम हो सकता था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग
लाभ पाने के संभवतः हो सकते थे, लेकिन लंबे समय तक एन्युटी में हिस्से को अधिकतम रखना चाहिए। बेशक यही बात हर लंबे समय के निवेश पर लागू होती है, न कि सिर्फ एनपीएस पर। साथियों, सीधा सिंपल तरीका यही है कि अगर जो आपका पैसा एनपीएस के तहत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रहेगा या ज़्यादा कंट्रीब्यूट होगा तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन अगर जो आपका पैसा उसमें नहीं रहा तो आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। सेम चीज़ है यूपीएस के लिए। यूपीएस में कर्मचारी को शायद अभी नहीं समझ आ रहा कि यूपीएस स्कीम आखिर हमारे लिए काम कैसे करेगी। मैं इसी वजह से बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली के डेली अपने लिए वो अपडेट लें जो कि आपके कर्मचारियों के बेनिफिट वाली साबित हो सकती है। पेंशन व्यवस्था के बारे में हमेशा से जिक्र होता रहा है और पेंशन व्यवस्था के बारे में ही एक अपडेट, जो नई अपडेट आएगी उसको मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। बस आपसे यही गुजारिश है कि आप वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।